आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा सहारनपुर के एक पंचायत भवन की भी है। यूपी के सहारनपुर में एक गांव का पंचायत भवन अपनी बनावट को लेकर चर्चा में है। दरअसल रामपुर मनिहारान विधानसभा क्षेत्र के चकवाली गांव में पुरानी भव्य संसद भवन की तर्ज पर पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है। न सिर्फ संसद भवन की तरह इसकी बनावट है, बल्कि संसद भवन की तरह ही इसमें सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। सीटिंग अरेंजमेंट से लेकर अलग अलग विभाग के कार्यालय तक सब उसी की तर्ज पर तैयार किए गए हैं। साथ ही यहाँ बच्चों के लिए पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, एस्ट्रोनॉमी लैब, एयर कंडीशन लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है। इसमें देश की महान विभूतियों की फोटो गैलरी भी सजाई गई है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के मुताबिक इसका उद्देश्य ग्रामीणों को संसद भवन की भव्यता और राष्ट्रभक्ति की भावना का अनुभव कराना है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अनूठी पहल की। दरअसल यातायात नियमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ ट्रैफिक पुलिस खास ई रिक्शा का इस्तेमाल कर रही है। इस ई रिक्शा में एक सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली लगी है, जिसके जरिए यात्रियों से हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट बांधने, यातायात संकेतों का सम्मान करने और लापरवाही से वाहन चलाने से बचने की अपील की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ई रिक्शा को शहर की भीड़भाड़ वाले इलाकों में घुमाया जाएगा और लोगों से सड़क सुरक्षा मानदंडों का पालन करने का आग्रह किया जाएगा। हालांकि फिलहाल प्रयोग के तौर पर सिर्फ एक रिक्शा से शुरुआत की गई है। प्रयोग सफल रहा तो शहर में इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। सभी टू व्हीलर चालकों हेलमेट धारण करेंगे, यातायात नियमों का पालन करेंगे। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को समझाने का अनूठा तरीका निकाला। यहाँ ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस यमराज को साथ लेकर आई। दरअसल यमराज के वेश में एक शख्स ट्रैफिक पुलिस के साथ चलता है और सड़कों पर बिना हेलमेट के सफर करने वाले बाइक सवारों और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को सावधान करता है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 8 से 22 सितंबर तक पूरे प्रदेश में यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आगरमालवा से ये अनोखी तस्वीर सामने आई। इस मौके पर ट्रैफिक नियमों का पालन करने वालों को फूल देकर सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के सागर में एक दिलचस्प घटना सामने आई। दरअसल यहाँ के खुरई इलाके में एक शख्स करीब 6 घंटे तक कीचड़ में बेहोश पड़ा रहा। ऐसे में लोगों ने उसे मरा हुआ समझकर इसकी जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने जब उसे पास जाकर देखा तो वो फौरन जाग गया और अपने बारे में जानकारी दी। मालूम पड़ा कि वो इतने घंटों तक शराब के नशे में बेहोश पड़ा था। उसने बताया कि उसका नाम भरत कौर है और वो बाड़ौली ग्राम पंचायत का सरपंच है। न्यूज पथ में आगे दिखाते हैं खबर समंदर के नए सिकंदर यानी कि INS तमाल की। जी हां, भारतीय नौसेना के बेड़े में ताकतवर जंगी जहाजों की भरमार है। इसी में अब एक नया वॉरशिप और जुड़ गया है। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत और बढ़ाने के लिए नौसेना का नया वॉरशिप INS तमाल अब कारवार नेवल बेस पर तैनात कर दिया गया है। इसी साल जुलाई में INS तमाल को नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल हुआ। रूस के कैलिनिनग्राड में कमीशन के बाद समंदर में करीब 20,000 किलोमीटर की यात्रा कर अब ये युद्धपोत भारत पहुंच चुका है और ये गुजरात महाराष्ट्र की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा। हालांकि INS तमाल विदेश से आने वाला आखिरी वॉरशिप है। इसके बाद विदेश में बना कोई भी वॉरशिप नौसेना में शामिल नहीं होगा। भारतीय नौसेना पहले ही ये साफ कर चुकी है कि अब भविष्य में कोई और वॉरशिप बाहर से नहीं खरीदा जाएगा, यानी सिर्फ स्वदेशी युद्धपोत ही नौसेना की ताकत बढ़ाएंगे। दुश्मनों का काल, समंदर का ताकतवर योद्धा। नौसेना का नया सिपह सालार INS तमाल भारतीय नौसेना का आखिरी इंपोर्टेड वॉरशिप। रूस से निकलकर कई देशों की नेवी के साथ एक्सरसाइज करते हुए इंडियन नेवी का वॉरशिप INS तमाल भारत पहुंच गया है। INS तमाल इंडियन नेवी का आखिरी इंपोर्टेड वॉरशिप है। इसे 1 जुलाई को रूस के कैलिनिनग्राड के यांता शिपयार्ड में हुई सेरेमनी में नेवी में कमीशन किया गया था। INS तमाल मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसके कमिश्निंग CEO कैप्टन श्रीधर टाटा हैं, जो मिसाइल और तोपखाना युद्ध विशेषज्ञ हैं।
इससे पहले साल 2024 में रूस में बने INS सुशील को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और अब भारतीय नौसेना में INS तमाल की एंट्री हो गई है। भारतीय नौसेना को एक नया दिग्गज मिलने वाला है। ये है तलवार क्लास का वॉरशिप INS तमाल, जिसे 1 जुलाई 2025 को रूस में कमीशन किया गया और अब लगभग 2 महीने के लंबे सफर के बाद ये कारवार पहुंच चुका है, जहां इसे भारतीय नौसेना के वेस्टर्न नेवल सी बोर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। INS तमाल की खास बात यह है कि तलवार क्लास का ये वॉरशिप ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। ब्रह्मोस वही मिसाइल जो भारत की न सिर्फ शान है, बल्कि जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नींद उड़ाई और जमकर तबाही मचाई। INS तमाल 30 नॉटिकल माइल की रफ्तार से एक बार में 3000 किलोमीटर का स्ट्रेच हासिल कर सकता है और इसे न सिर्फ एंटी शिप बल्कि एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। INS तमाल की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये एक ऐसा युद्धपोत है जिसका समंदर में उतरना ही दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है। INS तमाल पल भर में दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का दमखम रखता है। इसीलिए INS तमाल की गिनती दुनिया के सबसे घातक युद्धपोतों में होती है और अब ये ताकतवर योद्धा भारतीय नौसेना का हिस्सा बन गया है। INS तमाल एक एडवांस मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसकी ताकत बेजोड़ है। ये वॉरशिप दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने में सक्षम है। INS तमाल को खास तौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस युद्धपोत में 4KT-216 डिकॉय लॉन्चर लगे हैं। इसके अलावा वॉरशिप में एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम भी है। INS तमाल में टॉर्पीडो भी मौजूद है जो पानी के नीचे खतरों से मुकाबला करता है। INS तमाल का एक और खासियत ये है कि ये अब ये लास्ट शिप है जिसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे होंगे रशिया से। टुशिल क्लास हम लोग का ये शिप है। इसके बाद जो भारत के अंदर ही पूरे शिप्स अब बनने वाले हैं। तो ये जो तलवार क्लास का जो हम लोग का फ्रिगेट है, ये करीब 3620 टन्स का इसका वेट क्लास का ये फ्रिगेट है। तो ये जो फ्रिगेट जो है, देखिए इस पे ढेर सारे मॉडर्न पूरे एम्यूनिशन और मॉडर्न पूरे टेक्नोलॉजीज के साथ ये पूरा लैस हो रहा है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी इसमें रहेंगे। सरफेस टू ये सबमरीन को भी हम लोग जो टारगेट करते हैं वो वाले इसमें भी पूरे मिसाइल्स रहेंगे। INS तमाल एक स्टेल्थ यानी रडार से चलने वाला और मल्टी रोल युद्धपोत है। ये रूस से मिलने वाली क्रिवाक क्लास फ्रिगेट्स की सीरीज का 8वां और आखिरी वॉरशिप है। INS तमाल का नाम भगवान इंद्र की पौराणिक तलवार से प्रेरित है। खास बात यह है कि ये गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक के समुद्री इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा। नौसेना के वेस्टर्न नेवल कमांड, जिसे स्वॉर्ड आर्म के नाम से जाना जाता है, ये उसका हिस्सा है। अब ये वेस्टर्न फ्रंट पर लंबी समुद्री सीमा पर ऑपरेशंस करेगा, निगरानी करेगा और साथ ही कॉम्प्लेक्स ड्रिल्स में भी हिस्सा लेगा। INS तमाल वो आखिरी युद्धपोत है जिसे विदेश में बनाकर भारत लाया जा रहा है। इसके बाद सभी वॉरशिप्स भारत में बनाए जाएंगे और यही भारतीय नौसेना का स्वदेशी पर विश्वास है। INS तमाल के आने से भारतीय नौसेना की ताकत में बहुत इजाफा हुआ है। वेस्टर्न सीबेड पर तलवार और तेग क्लास के अब 8 स्टेल्थ फ्रिगेट्स की तैनाती होगी। तमाल समंदर में 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से मूव कर सकता है। इस एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल फायर की जा सकती है। तमाल 3000 किलोमीटर तक की दूरी एक बार में तय कर सकता है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है। दुश्मन के सबमरीन के हमलों से निपटने के लिए एंटी सबमरीन रॉकेट्स और टॉर्पीडो भी इस वॉरशिप में मौजूद हैं। इस वॉरशिप पर एक हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकता है और इसका वजन 3900 टन है। INS तमाल भारत और रूस के बीच 65 साल की नौसैनिक साझेदारी का 51वां जहाज है। ये न सिर्फ भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाएगा बल्कि हिंद महासागर में देश की मौजूदगी को मजबूत करेगा। INS तमाल अत्याधुनिक सर्विलांस रडार और सेंसर से लैस है। दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों पर सटीक निशाना साधने की क्षमता रखता है। लंबी दूरी तक मार करने वाली एंटी शिप और सरफेस टू एयर मिसाइलों से लैस है। अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और स्वदेशी नेविगेशन तकनीक भी है। बेहतर स्टेल्थ डिजाइन जिसे रडार पर पकड़ना मुश्किल है। हेलीकॉप्टर संचालन के लिए डेक की सुविधा है।
INS तमाल के शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में और ज्यादा मजबूत होगी। ये जहाज हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा और सतर्कता को नई धार देने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ जो हम लोग अगर स्टेल्थ की भी बात करें कि जिस तरीके से इसके पास जो पूरे काउंटर मेजर्स हैं, जहां पे वो सोनार से भी अपने आप को ये बचा सकता है, साथ ही साथ जो एयर से भी जब इसको डिटेक्ट किया जाएगा तो एंटी जीपीएस और एंटी काउंटर मेजर्स भी इसके पास उसमें सब लैस है। इसका भी जो साउंड है और इसका कि जो सोनार जो अंडरग्राउंड जो पकड़ता है, जो रेडार, उसको सोनार कहते हैं। तो सोनार में भी अपने जो इसके जो इंजन के जो नॉइज है और जिस तरीके से वो पूरे इसके टरबाइन के जो नॉइज है उसको पूरा मिनिमाइज किया गया है। भारतीय नौसेना पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन और निर्माण की ओर बढ़ रही है। प्रोजेक्ट 18 के तहत 10,000 टन के नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स बनाए जाएंगे जो रेलगान और लेजर हथियारों से लैस होंगे। भविष्य में 7 और फ्रिगेट्स बनाए जाएंगे जो पश्चिमी डिजाइनों से प्रेरित होंगे। जहाज किसी बाहर शिपयार्ड में बनेगा। अब जो कुछ होना है सब वो भारतवर्ष में ही होगा। और आपको पता ही है कि अभी 63 शिप्स एंड सबमरीन्स, इन इफेक्ट 62 शिप्स एंड 1 सबमरीन आर अंडर कंस्ट्रक्शन। चाहे वो DPSUs हों, PSUs हों, प्राइवेट शिपयार्ड्स हों, और हमें 31 शिप्स एंड सबमरीन्स का और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिला है, जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूजन हो जाएगा तो वो भी भारतीय शिपयार्ड्स में ही बनेंगे। INS तमाल विदेश से आने वाला आखिरी वॉरशिप है। इसके बाद विदेश में बना कोई भी वॉरशिप नौसेना में शामिल नहीं होगा। यानी तमाल का आगमन एक युग के अंत और नौसेना के लिए स्वदेशी निर्माण के नए दौर की शुरुआत का प्रतीक है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में करीब 10 लाख आवारा कुत्तों को लगाए जाएंगे माइक्रोचिप। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए बड़ा ऐलान किया। आज कैबिनेट की बैठक में बिहार में बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के एक अहम हिस्से को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत अब मोकामा मुंगेर सेक्शन को 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के रूप में बनाया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 82.4 किलोमीटर होगी और इसके लिए सरकार ने 4,447.38 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी दी। उनके मुताबिक इससे न सिर्फ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि उद्योग, व्यापार और पर्यटन को भी बड़ा लाभ मिलेगा। मोकामा से मुंगेर 4 लेनिंग, ये बेसिकली बक्सर भागलपुर कॉरिडोर का सेक्शन है। बक्सर से भागलपुर जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर का सेक्शन है। इसका इन्वेस्टमेंट होगा 4,447 करोड़, 4,447 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होगा। दिल्ली में पशु कल्याण बोर्ड की बैठक में स्ट्रे डॉग्स को लेकर कुछ अहम फैसले लिए गए। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में रेबीज के खिलाफ एक बड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। वहीं दिल्ली के करीब 10 लाख आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाने की मंजूरी दी गई है। वहीं कुत्तों के काटने के मामलों की रोकथाम, टीकाकरण की डिजिटल मॉनिटरिंग और हर जिले में पशु कल्याण समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया। जो आवश्यक फंड दिए जाने थे बोर्ड को, वो फंड हम लोगों ने पास किए और बोर्ड को दिए हैं। और उसके अलावा दिल्ली में सभी पशुओं से रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही थी उसके लिए बोर्ड को हम लोगों ने कैपेसिटी दी है, काम करने की पावर दी है कि बोर्ड इसमें काम करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अगस्त माह की किस्त लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए। इसके तहत योजना के लाभार्थियों को अगस्त माह की 1100 रुपए की पेंशन राशि उनके अकाउंट में डाले गए। ये रकम 1,13,00,000 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT के जरिए हस्तांतरित किए गए। पिछले दिनों ही राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ाने का फैसला किया था। यूपी के मथुरा में सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। हेमा मालिनी मथुरा से सांसद भी हैं, ऐसे में वो यहां बाढ़ प्रभावितों से मिली और उनके हालात की जानकारी ली। वृंदावन में बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनकी हर संभव मदद के निर्देश दिए। इस दौरान वो अपनी गोद में एक छोटे बच्चे को भी लिए हुए दिखी। बच्चा उनकी गोद में बिल्कुल सहज दिखा। वहीं जब उसकी मां ने बच्चे को वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हेमा मालिनी ने उनसे कहा कि कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा कि मैं इसे लेकर चली जाऊंगी।
श्री राम के मर्यादा, आदर्श और जीवन दर्शन को समर्पित अयोध्या का राम कथा संग्रहालय अगले साल अप्रैल में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। ये जानकारी राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने दी। उनके मुताबिक ये संग्रहालय न केवल अयोध्या की पहचान को नई ऊंचाई देगा, बल्कि विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था और प्रेरणा का केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि इसी साल 25 नवंबर तक संग्रहालय और राम मंदिर परिसर से जुड़े सभी सहायक भवन पूरे हो जाएंगे और इसी दिन मंदिर में भव्य ध्वजारोहण होगा और राम मंदिर का निर्माण पूरा होने की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। न्यूज पथ में अब बात करते हैं यमुना बाढ़ में बेजुबानों के मसीहा की। दिल्ली में जब यमुना में बाढ़ आई तो कई इलाकों में पानी भर गया, लिहाजा बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। उनको सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान बाढ़ ग्रस्त इलाकों में फंसे बेजुबान जानवरों की सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम वायरल तस्वीरें भी आई जिनका रेस्क्यू करते हुए कई लोग दिखाई दिए। ऐसे ही लोगों के बीच एक शख्स इन बेजुबान जानवरों को कंधे पर उठाए नजर आया, जिन्हें बाढ़ में उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों में यमुना का पानी जब बस्तियों में घुसा तो क्या इंसान और क्या जानवर, सबका सब कुछ छिन गया। बचाव कर्मियों ने इंसानों को तो सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया, लेकिन ये बेजुबान बाढ़ के पानी में जान बचाने के लिए इधर उधर ठिकानों की तलाश करते रहे। ऐसे में कुछ लोग इन बेजुबानों की जिंदगी का सहारा बने और सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम तस्वीरें आईं जब बाढ़ के पानी में कुछ लोग इन बेजुबानों को कंधे पर उठाकर बचाते नजर आए। ऐसे ही लोगों में अनुपम भी एक थे, जिनकी तस्वीरें खूब वायरल हुईं। जब इंसान किसी आपदा में फंसता है तो सारी एजेंसियों का, सारी सरकारों का ध्यान इस बात पर होता है कि कैसे उस इंसान को राहत पहुंचाई जाए, उसे बचाया जाए। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा, दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए, खासकर वो इलाके जो नदी के ठीक किनारे पर थे। सभी का ध्यान इस बात पर था कि कैसे वहाँ से सभी लोगों को बाहर निकाला जाए, उन्हें बचाया जाए। लेकिन एक लड़का था जिसका ध्यान इस बात पर भी था कि इंसानों के साथ साथ उस इलाके में बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स रहते होंगे, बहुत सारे दूसरे जानवर रहते होंगे, उनको भी तो बचाना है, उनको भी तो बाहर निकालना है। बाढ़ के दौरान जब राहत और बचाव कार्य में लगी एजेंसियों का ध्यान इंसानों को बचाने पर था, उस वक्त अनुपम उन जानवरों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे जिन्हें बाढ़ में उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। हम लोग एनिमल वेलफेयर वाले सारे ग्रुप्स में जुड़े हुए एक दूसरे से, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो जैसे ही जमुना का पानी बढ़ता जा रहा था, न्यूज़ में आ रहा था, हमें समझ आ गया था कि अब आपदा बढ़ने वाली है और जितने भी पशु वहाँ पे अंदर फंसे हुए, डॉग्स हो गए, काउस, इनको निकालना है। तो हमने 1 तारीख की रात से हमने जो सेक्टर 128 नोएडा जो यमुना बांध के इलाका है वहाँ पर जाके हमने रात में, बारिश हो रही थी तेज़, निकालना शुरू करा हमने। और आपने बिल्कुल सही बोला कि हर जगह फिर जब क्या हुआ, NDRF की जो भी टीम थी वो इंसानों को खाली देख रहे थे कि गांव वालों को, इंसानों को निकालो। वेराज हमारा अपना ग्रुप था सिर्फ जो एनिमल वेलफेयर को, हम लोग खाली जानवरों पे फोकस कर रहे थे। चाहे वो नोएडा सेक्टर 128 हो गया, मयूर विहार खादर वाला इलाका हो गया, आपका खजूरिया पूछता हो गया। हालांकि बाढ़ में बेजुबानों को बचाने का ये मिशन आसान नहीं था, लेकिन अनुपम ने ठान लिया था कि वो इन्हें किसी भी कीमत पर बचाएंगे। सब जगह क्या हुआ था, बहुत बुरी हालत थी, जानवर फंसे हुए। सोचो एक छोटा सा टापू है, छोटा सा टापू एक पानी में बहते बहते रह गया, उसमें 4 डॉग्स इकट्ठे फंसे हुए, न जाने बेचारों ने खाना पीना कुछ नहीं खाया, रो रहे, आवाज़ें निकाल रहे, उन्हें नहीं पता कि उनके लिए मदद आएगी या नहीं आएगी। कहीं कहीं जगह सोचो झुग्गियों के ऊपर जो डॉग्स तेज थे वो चढ़ के बैठ गए। अनुपम की टीम केवल बाढ़ में फंसे स्ट्रीट डॉग्स तक ही नहीं पहुंची, बल्कि गाय, बछड़ों और बिल्लियों को भी वो मुसीबत से बचा लाए। जो रोप्स होती है डॉग्स को, जो लीश जिसको आप एक कॉलर से पहनाते हो, वो हम लोगों ने पूरा उसका रस्सी बना के अंदर डीप वाटर्स में पानी में घुस के हमने जाके निकाला अलग अलग जगह से। कितना गहरा पानी था लगभग? पानी आप लगा लो, मैं 5 फीट 11 इंच का हूँ, तो कहीं कहीं ऐसा था कि 7 से 8 फीट और इतना था कि मेरा पूरा मुंह अंदर जा रहा था। और इसमें आप देखिए जो स्विमिंग करता है वही लोग जा सकते हैं, बिना स्विमिंग वाले तो बहुत सारे अब लोग होते हुए फिर वो तो इतने गहरे पानी में नहीं जा सकते। तो हम कुछ जो टीम के लोग थे जिनको स्विमिंग आती थी, हम लोग पूरा लाइफ जैकेट अपना पूरा लेके
ग्लव्स पहन के पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन लेके हम जाके भी कुत्तों को जाके निकाला। छोटे पिल्ले था, एक बेचारा फंसा हुआ था, उसके आसपास आप सोचो सांप के बच्चे थे, मयूर विहार की बात बता रहा हूँ मैं, और सांप की माँ भी होगी। वहाँ पे भी हम लोगों ने, सब लोगों ने घुस के उसको, किसी तरह बेचारा रो रहा था, न जाने 2 दिन कितने दिन हो गए, उसको जाके हमने वहाँ से निकाला। बाढ़ के वक्त इंसानों को जिस मुसीबत से गुजरना पड़ा, उसी तरह की मुसीबत से जानवरों को भी दो चार होना पड़ा, और बाढ़ के सदमे से निकलने में इन जानवरों को भी वक्त लगा। हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और इससे अपील करते हैं लोगों को कि आप भी अपने घर में रखिए जैसे हमने रखे हैं, और बहुत प्यार देते हैं, और 2 वक्त की रोटी मांगते हैं, और कुछ नहीं मांगेंगे आपसे, पैसा जायदाद कुछ नहीं मांगेंगे, 2 वक्त की रोटी और प्यार मांगेंगे। तो हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ये मैसेज डाल के हम वीडियोस डालते हैं, उसको देख के लोग आते भी है, लोग अडॉप्ट करते हैं हमसे और लेके भी जाते हैं शेल्टर से। तो उस तरह से हम इनकी ज़िंदगियाँ कोशिश करते कि बदले हम। अब जो डॉग्स अभी फ्लड्स में रेस्क्यू किए हैं, क्या इनको भी आप एडॉप्शन के लिए आगे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से? बिल्कुल, अब काफ़ी सारे ऐसे थे, देखो जो कुछ थे, जो छोटे पपीज़ जो निकाले वो शेल्टर पे गए। अभी हमने ऑलरेडी उनका अडॉप्शन के लिए डालना शुरू कर दिया अपने सोशल मीडिया माध्यम में, ग्रुप में, कि इनका ये पिल्ला मिला में, इसकी माँ कोई नहीं थे, तो आप इसको अडॉप्ट कराओ। जैसे कि मैंने बताया, बिल्ली के बच्चे थे छोटे, 2, उनकी माँ नहीं थी वहाँ पे, अब वो वापस बिल्ली के बच्चे नहीं जा सकते, तो उनका भी हमने अडॉप्शन का अभी डालना शुरू कर दिया। और बाकी रही कि जो हमने कुछ काफ़ी सारे डॉग्स जैसे निकाले थे, कुछ हम बाहर ही रिलीज़ कर रहे थे रोड पे, ताकि वो खाना वहीं पे फीडिंग करवा के वापस कुछ दिन में वापस अपनी टेरिटरी में चले जाएंगे। और जो कि बहुत ही सिक इंजर्ड बीमार थे, जिनको ज़रूरत थी शेल्टर की, उनको हमने फिर शेल्टर पे भेजा, और आप आने वाले दिन में जब पानी का लेवल कम होगा, उनको फिर वापस उठा के फिर हम वापस वहाँ भेजेंगे। तो इंसान और जानवर में यही फ़र्क है कि जानवर आपको आपकी भाषा में नहीं बोलेगा, आपसे मदद शायद नहीं मांगेगा, लेकिन वो अपनी भाषा का इस्तेमाल तो कर ही रहा है। इंसानियत ये है कि आप उसकी बात को समझें, उसकी भावनाओं को समझें और उसकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाएं। अनुपम ने ये काम किया, बाढ़ में बहुत सारे डॉग्स का रेस्क्यू किया, और गुड न्यूज़ टुडे भी ऐसे लोगों को जो इंसानियत को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं उनको सलाम करता है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा। न्यूज़ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। बुधवार को शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 324 अंकों पर 81,425 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी भी 104 अंकों पर चढ़ा, ये 24,973 पर पहुंच गया। सोने की कीमतों में बुधवार को भी तेजी रही। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 250 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,13,000 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में गिरावट आई, चांदी 300 रुपए सस्ती हुई। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 1,28,500 रुपए पर आ गई। रामलीला में फिल्मी कलाकारों के हिस्सा लेने पर अयोध्या के साधु संतों की नाराजगी पर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। अयोध्या में रामलीला है और यहाँ पे एक्टर जो आ रहे हैं मुंबई से आ रहे हैं, एक्टर बॉलीवुड के हैं, तो यहाँ संत बड़ा विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये सही हो रहा है गलत? वो गलत है। वो कैरेक्टर वो टाइम पे सीधा रहना, दूसरा गलत काम नहीं करना, गलत हैबिट्स नहीं रहना, सीधा रहे तो वो कैरेक्टर अच्छा बढ़ सके। ये भगवान का रोल करने वाला उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, नहीं क्या? जो भी अभी एक्ट्रेस हम देखते हैं उनका नेचर, उनका जो है वो बाकी चीज़ें करते हैं, तो वो रोल उनको शूट नहीं हो सकता है, मेरे दिल की बात है। और जो कर रहा है तो उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, वो पूरा नहीं क्या धार्मिक हो, संस्कारिक हो, ऐसा ही लोग हो श्री राम का पात्र करने के लायक हो, यही हमारी भावना है। और इसको जो भी करता है उसका, अगर वो ड्रिंक करता है, सिगरेट, वो ये चीज़ें जो भी करता है, धूम्रपान, वो लोगों ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चारित्रहीन होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। ये मेरा विरोध है ऐसे लोगों से। सर एक्चुअल में होना ये चाहिए कि सर जो कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है सर, उसका आचरण ठीक होना चाहिए। बीफ खाते हैं सर, ऐसे लोग वो एक्ट कर रहे हैं सर, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ सर, मांस मटन खाना, ड्रिंक करना और बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया में दिखती हैं। उसके बाद फिर सर ये चीज़ें राम जी का उनका एक्ट करवाना सर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो गलत तरीके से कर रहे हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि नापाक चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, मांस मदिरा ये कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये कहना है हमारा।
आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की 10 महिला अधिकारी कल से एक खास समुद्री मिशन पर निकलने वाली है। इस दौरान ये टीम 26,000 से ज्यादा समुद्री मील की दूरी तय करेगी, जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरेगी। महिला अधिकारियों की ये यात्रा भारत के समुद्री और सैन्य इतिहास में एक नया मील का पत्थर स्थापित करेगी। तैयारी है शौर्य, साहस और संकल्प का नया इतिहास रचने की। भारतीय सेना में नारी सशक्तिकरण की नई मिसाल दुनिया के सामने पेश करने की। तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारी भारतीय सेना के सशस्त्र सेवा पोत IAS त्रिवेणी पर सवार होकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगी। इस अभियान का शुभारंभ गेटवे ऑफ इंडिया से होगा। 11 सितंबर को शुरू होने वाले इस ऐतिहासिक मिशन में महिला अधिकारियों की ये टीम 26,000 समुद्री मील की दूरी तय करेगी। मुंबई से यात्रा शुरू होने के 44 दिन बाद ये टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी। फिर 33 दिनों की यात्रा के बाद अगला पड़ाव न्यूजीलैंड होगा। यहां से 67 दिनों के सफर के बाद टीम अर्जेंटीना पहुंचेगी। फिर 42 दिन की यात्रा के बाद केप टाउन। इस तरह अगले साल मई में इस अभियान का समापन मुंबई में होगा। सेशल्स के मुकाबले बहुत ही बड़ा एक्सपीडिशन है एंड इसको हम एज अ होल देखेंगे तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए ओवरवेलमिंग हो जाएगा। तो वी आर सीइंग इट इन पार्ट्स कि मुंबई से जो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, पहले वो लेग ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाएंगे, न्यूजीलैंड से हम लोग अर्जेंटीना जा रहे हैं, अर्जेंटीना से केप टाउन जा रहे हैं साउथ अफ्रीका एंड वापस आ रहे हैं मुंबई में। इस दौरान भारतीय सेना की 10 महिला अधिकारियों की ये टीम दक्षिणी महासागर और ड्रैक पैसेज समेत दुनिया के सबसे कठिन महासागरों से गुजरेगी। केप हॉर्न क्रॉस करना या ड्रेक पैसेज क्रॉस करना ये इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। इट इज लाइक क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। सो फॉर एनी सेलर, किसी भी सेलर के लिए ये अचीवमेंट होता है जब वो केप हॉर्न क्रॉस करता है। सो हम उसी हिसाब से उसी को मद्देनजर रखते हुए कि ये चैलेंज को कैसे हमने करना है, वी आर ट्राइंग टू मेंटली प्रिपेयर अस फॉर दैट। इस मिशन के दौरान अधिकारियों को अपने परिवार के संपर्क में रहने के लिए खास व्यवस्था की गई है। इसके लिए एक कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहां से ये महिला अधिकारी अपने परिवार वालों को अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में मैसेज दे सकेंगी। अच्छी चीज यहाँ पे जो होगी वो होगा हमारा कंट्रोल सेंटर। उसमें हमारे सारे फैमिली मेंबर्स अटैच्ड होंगे और जो भी हम रिपोर्ट भेजते हैं सुबह शाम, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हम कितने स्पीड से पहुंचे, वो सारी रिपोर्ट उनको भी जाती है। तो उनको एक दिलासा रहता है कि हाँ ये आगे बढ़ रहे हैं, अपनी दिशा में बढ़ रहे हैं। और उसके अलावा जब भी हमें टाइम मिलेगा और जब भी हमें नेटवर्क मिलेगा हमारे रोटेशन के हिसाब से, हम जरूर चाहेंगे कि हम अपने घर एक मैसेज भेजें कि आई एम ओके। तीनों सेनाओं की एकजुटता और समुद्री कौशल का अद्भुत प्रदर्शन करता ये अभियान न सिर्फ भारतीय सशस्त्र बलों में नारी शक्ति का नया उदाहरण पेश करता है, बल्कि भारत के समुद्री और सैन्य इतिहास में एक नया मील का पत्थर भी साबित होगा। मुस्तफा शेख, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।